नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिशन ऑपोजिशन पर निकले नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राहुल गांधी से की मुलाकात, विपक्ष ने की एकजुटता की बात पर पीएम के चेहरे पर साध ली चुप्पी। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस से मिले एनसीपी नेता अजीत पवार, किसानों के मुद्दे पर की चर्चा। चुनाव आयोग से ममता बनर्जी को बड़ा झटका, अगले 10 सालों तक तृणमूल नहीं बन पाएगी राष्ट्रीय पार्टी, दर्जा छीनने के फैसले को अदालत में चुनौती देगी टीएमसी। आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए ईडी पर कई गंभीर आरोप, कहा ईडी ने बनाया हिटलर शाही का गैस चैंबर, 3rd डिग्री टॉर्चर कर लिखवाते हैं बयान। बठिंडा के कैंट इलाके में फायरिंग से दहशत, गोलीबारी में 4 जवानों की मौत, फायरिंग करने वाला आरोपी जवान गिरफ्तार। आज की पहली खबर में बात करेंगे नीतीश कुमार के मिशन ऑपोजिशन की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बैठक के बाद नीतीश, खड़गे और राहुल ने मीडिया से भी बातचीत की। खड़गे ने नीतीश के साथ हुई इस बैठक को ऐतिहासिक करार दिया। वहीं जब इन नेताओं से पूछा गया कि विपक्ष का पीएम चेहरा कौन होगा या विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, तो इस पर राहुल, खड़गे और नीतीश ने चुप्पी साध ली। डॉक्टर साहब, क्या कुछ विपक्ष की इस बैठक में हुआ? देखिए, ये इफेक्ट है शरद पवार की रणनीति का। उन्होंने कहा राहुल गांधी मुझे पसंद नहीं है, ये बेकार के मुद्दे को उठाता है, और सलाह दे डाली कि हिंडनबर्ग, अडानी या फिर जेपीसी, इस तरह के मुद्दों को आप मत उठाएं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब शरद पवार नाराज हुए तो 19 विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा कौन करेगा? राहुल गांधी में ये काबिलियत नहीं है। विपक्ष में कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है जो शरद पवार के इस कमी को पूरा कर सके। तो इसलिए नीतीश कुमार दिल्ली आए नहीं, नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया। और कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहीं नीतीश कुमार और राहुल कोई अलग खिचड़ी पका रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को भी साथ में लाया गया। लेकिन मीडिया को क्या कहा जाए, वो ये कह रहे हैं कि भाई खड़गे के यहां विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हो रही है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी 2 जगह पे अलायंस में है जहां 3-3 पार्टियां हैं, एक महाराष्ट्र में और दूसरा बिहार में। वहां इनकी सरकार एक जगह चल रही थी, एक जगह भी चल रही है। एक जगह वहां बवाल मचा हुआ है शरद पवार के खिलाफ, वहां नाना पटोले ये कह रहे हैं कि हमारा प्लान भी तैयार है। तो दिक्कत यह है कि राहुल गांधी अपनी जिद पे अड़े हैं, और उनके साथ जो वरिष्ठ लीडर जो विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं, ये याद रखिए, विपक्ष की तमाम लीडरों में अकेले शरद पवार हैं जो 10 पार्टियों को टेबल पर बिठा करके अपनी बात मनवाने के लिए वो एग्री करा सकते हैं। तो अब मीटिंग बुलाई गई किस लिए? नीतीश कुमार को वो रोल देने के लिए। अब नीतीश कुमार घूम घूम के सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। अकेले चुनाव लड़े बिहार के अंदर तो एक भी सीट ना जीत सके। एक सीट नीतीश कुमार अपने बदौलत वहां पे लोकसभा में सीट ना जीत सके, लेकिन चौधरी बनने का जो शौक है वो पूरा किया जा रहा है। विपक्ष 2024 के पहले क्या करेगा, ये पूरी तरीके से एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम तो शुरू कर दी है, लेकिन अब देखना यह है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाने में कामयाब होते हैं या नहीं। वहीं महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में फिर एक बार हलचल तेज हो गई है। एक तरफ शरद पवार के घर उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश के कारण हुए नुकसान वाले किसानों के मुआवजे पर चर्चा की। यह मुलाकात
बात तब तय हुई है जब हाल के दिनों में अजीत पवार के एक के बाद एक बयान बीजेपी के समर्थन में सामने आए हैं। ऐसे में अब अजीत पवार का भी बीजेपी के साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से अहम मानी जा रही है शिंदे और पवार की बैठक? देखिए, अगर हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे नेता होते जो किसानों की समस्या को लेकर के मीटिंग्स किया करते तो आज किसानों की हालत ये नहीं होती। ये बताया गया कि हम किसानों के मुद्दे पे बातचीत करने, ये सबसे बड़ा मजाक है। दिक्कत क्या हो रही है वहां उद्धव ठाकरे आइसोलेट हो रहे हैं। कल रात वो शरद पवार के घर जाकर के मिले। अब उद्धव ठाकरे मातोश्री से निकलकर शरद पवार के घर जा रहे हैं, ये पहली बार इस तरह की खबर आ रही है। अदरवाइज अमित शाह को भी अगर उद्धव ठाकरे से मीटिंग करनी होती थी तो अमित शाह को जाना पड़ता था मातोश्री। वो मातोश्री से निकलते नहीं थे, लेकिन अभी अपनी गलतियों की वजह से उनकी राजनीतिक गर्त में चली गई है तो फिर भी करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा, शरद पवार के कहने पे कांग्रेस के साथ ट्रूस कर लिया कि सावरकर के मसले पे हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कल वायनाड में थे प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, वहां सावरकर का पोस्टर फिर लग गया। अब ये तो कहीं मुंह दिखाने लायक बचे नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं शरद पवार कि ये मुद्दे मत उठाओ, वो मुद्दे मत उठाओ। और तीसरी तरफ महाराष्ट्र में जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो कह रहे हैं कि हमारा प्लान भी तैयार है। एनसीपी वाले बीजेपी में जाएं, भाड़ में जाएं, शिवसेना, हम प्लान बी हमारा जो है वो रेडी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कुछ न कुछ खिचड़ी पक रहा है और ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है। जी बिल्कुल। अजीत पवार की फडणवीस के साथ मुलाकात से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल फिर एक बार तेज हो गई है। अगली खबर में बात करेंगे कोर्ट से ममता बनर्जी को लगे झटके की। चुनाव आयोग ने हाल में तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नाम राष्ट्रीय पार्टी की सूची से हटा दिया है, जिसके बाद अब तृणमूल अगले 10 वर्षों तक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आयोग ने 2016 से जो नए नियम लागू किए हैं उसके अनुसार देश की राष्ट्रीय पार्टी की सूची अब हर 10 साल में तैयार की जाती है। ऐसे में अगली सूची 2033 या उसके बाद आएगी। वहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के बाद ममता बनर्जी चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती देने पर विचार कर रही हैं। डॉक्टर साहब, क्या ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चुनौती दे पाएंगी? देखिए, चुनौती तो देना उनका बनता है। कानून गलत है तो गलत है। कल ढिढोरा पीट रहा था ये केजरीवाल कि नेशनल पार्टी बन गए, नेशनल पार्टी बन गए। 91 करोड़ वोटर्स हैं इस देश के अंदर और इस 91 करोड़ वोटर्स में लोकसभा और नेशनल इलेक्शन, उसमें कितने वोट मिले केजरीवाल को? मात्र 27 लाख वोट, 0.4% के आसपास। और ममता बनर्जी को नेशनल पार्टी के लिस्ट से हटा दिया गया, केजरीवाल को जोड़ दिया गया। ममता बनर्जी कितनी वोट लाई थी? 2.5 करोड़ वोट। 2.5 करोड़ वोट वाले को आपने नेशनल पार्टी के लिस्ट से हटा दिया और जो ऑलमोस्ट 10% वोट लेकर के आ रहा है, 27 लाख पूरे देश भर में, उसे आप नेशनल पार्टी बना दे रहे हो। एक और पार्टी है जिसका नाम आप नहीं सुने होंगे, ये नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ये मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर में चुनाव लड़ती है। कौन उसका लीडर है देश नहीं जानता, नाम भी पहली बार बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। वो भी नेशनल पार्टी की लिस्ट में है। तो ये कानून कैसा है भाई? आप किसी भी उम्मीदवार का जमानत जब तब कर लेते हो जब उसे 10% वोट से कम आता है। तो क्राइटेरिया तो यही होना चाहिए कि जब आप एक इलेक्शन में एक व्यक्ति का जमानत जब्त करते हो तब, जब वो 10% से कम वोट लेकर के आता है तो राष्ट्रीय पार्टी का तगमा भी उसे ही मिलना चाहिए। जो 10% नेशन वाइड वोट लेकर के आता हो उसे ही नेशनल पार्टी का उसको ओहदा मिलना चाहिए। बात में लॉजिक है।
ममता बनर्जी के साथ लॉजिक है, कानून साथ में नहीं दे। कानून के मुताबिक ममता बनर्जी गलत है, लेकिन यही तो न्याय का दरवाजा तो तभी खटखटाया जाता है जब किसी के साथ अन्याय होता है। यह सरासर अन्याय है कि 27 लाख वोट पाकर के केजरीवाल नेशनल पार्टी रहेंगे और कोई 2.5 करोड़ वोट लेकर के आ जाए और उसको सिर्फ रीजनल पार्टी का ओहदा मिले। जी बिल्कुल, तृणमूल से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद अब ममता चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। आगे बात करते हैं संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ईडी पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने और तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए कई उदाहरण भी सामने रखे। उन्होंने जांच एजेंसी पर खुलासा करते हुए कहा कि ईडी ने चंदन रेड्डी को इतना मारा कि कान के पर्दे फट गए। वहां कुछ ऐसे लोग थे जो ईडी ऑफिशियल नहीं थे और उन्होंने मारपीट की। संजय सिंह का कहना है कि दिल्ली लिकर स्कैम से जुड़े चंदन रेड्डी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में इस बात का खुलासा किया है। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर एक बार खारिज कर दी गई है और अब मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की गई है। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर खारिज हो गई, दूसरी तरफ संजय सिंह ने इतने बड़े आरोप ईडी पर लगाए। देखिए, ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है और ये सब इसने मदारी पाल रखे हैं। इनको लगता है जैसे मदारी होते ना, बंदर नचाता है? ये देश की जनता को बंदर समझते हैं ये, और खुद को मदारी समझ रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है ये संजय सिंह? कान के चदरे फट गए। तुम अनपढ़ गंवार हो, कोर्ट में जाओ, मेडिकल रिपोर्ट लो। कोर्ट में तो आप गए, ये इनका ये बोइनपल्ली वो तो गया कोर्ट। कोर्ट में क्या हुआ? जज साहब के सामने आप ये दलील दो कि हमें 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, मेरी बेटी को कहा जा रहा है कि स्कूल तो जाएगी, जा नहीं पाएगी, मेरी बीबी को तंग किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। ये सड़क छाप किस्म की भाषा आप सेंट्रल एजेंसीज के लिए आप लेके, ये जानते हुए कि उसके अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके तरह गलीच बर्ताव नहीं कर सकते। यह अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान की राजनीति को गटर में डाल दिया है। यह पढ़ा लिखा है, ये तो अनपढ़ गंवार से भी ये गया गुजरा है। आप ये कह रहे हो कि हिंदुस्तान की प्रीमियर एजेंसीज ह्यूमन राइट की अवहेलना कर रही है, फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन हो रहा है। ऐसे तो हर छोटी छोटी चीज में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो। ये तो सीधे सीधे फंडामेंटल, ये तो रिट पिटीशन का मसला है। आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? ये नौटंकीबाज लोग हैं, ये मदारी हैं। मीडिया के मुंह में इसने पैसे डाल दिए हैं। मीडिया वाले उसी तरीके से खबर लिख देंगे कि संजय सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा किया। खाक खुलासा किया। ये प्री प्लान तरीके से कि 2 बजे आज सुनवाई होनी है, सवेरे सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जजेस के ऊपर दबाव डालने के लिए। और ये नटवरलाल ये कह रहा है कि एंटी नेशनल लोग मनीष सिसोदिया को जेल में डाल रहे हैं। तो ये जो रॉज एवेन्यू कोर्ट के जज जस्टिस नागपाल, ये एंटी नेशनल है या कानून की कुछ अलग किताब पढ़ रहा है अरविंद केजरीवाल? जेल तो जज ही भेजते हैं ना। ये लोग, इन लोगों ने राजनीति का मजाक उड़ा दिया है। ये जो इसके दिमाग में जो सनक है कि प्रधानमंत्री बनना है 2024 में, इस चक्कर में ये देश को ऐसे मुहाने पे, पंजाब को देखिए क्या हाल कर दिया है। एक कायर अमृतपाल को ये लोग ढूंढ नहीं पा रहे। क्यों? पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ। जिस दिन वो पकड़ा जाएगा, ये पन्नू वहां से बताएगा कितने पैसे उसने केजरीवाल को दिए हैं। वो पहले ही डंके की चोट पे कह रहा है कि हमारी सरकार, ये सब तो ऐसे फालतू लोग हैं, आम आदमी पार्टी वाले, हमने समर्थन किया है इसलिए सरकार बनी है। तो ये इस तरह से जुडिशरी के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर आप लांछन लगा करके राजनीति करोगे। ये तो दिल्ली के लोग लोभी हैं, फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में से वोट कर देते हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में एक के बाद एक आप नेताओं को लपेटे में लिया जा रहा है, जिससे बौखलाकर अब केजरीवाल के नेताओं ने ईडी पर उल्टे सीधे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे पंजाब में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की।
पंजाब के बठिंडा जिले में आर्मी कैंप में फायरिंग से फिर एक बार दहशत का माहौल पैदा हो गया है। सुबह करीब 4:30 बजे फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत भी हो गई। जानकारी के मुताबिक करीब 2 दिन पहले एक इंसास राइफल सहित 28 कारतूस भी गायब हो गए थे। इस घटना के पीछे सेना के कुछ जवानों का हाथ होने का दावा भी किया गया है। पंजाब पुलिस के सूत्रों ने बठिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग में कोई आतंकी एंगल होने से इनकार किया है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि वारदात के पीछे के असली कारण का अब भी पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर साहब, जानकारी ये मिली है कि अब तक एक जवान को अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, देश के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को आप नेशनल पार्टी का दर्जा देंगे, ये खालिस्तानियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नक्सलियों के साथ मिलकर के सरकार चलाएंगे, आईएसआई और दंगा भड़काने वाले पीएफआई के साथ ये आंदोलन करेंगे, तो ये सब तो होना ही है। बहुत सेंसिटिव मसला है ये। बहुत सारी जानकारी शेयर नहीं की जा सकती क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। जितनी जानकारी दी जा रही है सरकार के द्वारा बताई जा रही है। वैसे रक्षा मंत्री और अजीत डोभाल साहब और तमाम एजेंसी के लोग बहुत ही सीरियसली इस मैटर को देख रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आर्मी के अंदर कुछ सेक्शंस के अंदर रेडिकलाइजेशन अगर कोई कर रहा है, वो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी चर्चा की जाएगी। हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह से चीजें नहीं हुई है। पहले भी रामगढ़ में इस तरह का एक बवाल मचा था, खबरें दबा दी गई थी, लेकिन इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों की ओछी राजनीति की वजह से, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी दरकिनार करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उसी का ये नतीजा है। तो जिन लोगों ने वहां पे इस तरह के रिजीम को वहां पे मौका दिया है, वो जाने और समझें कि आपके हाथ कितनी बड़ी गलती हुई है। जी बिल्कुल। पंजाब में एक के बाद एक हो रही घटनाओं से राज्य का माहौल गरमाया हुआ है और लगातार सवाल मान सरकार पर खड़े हो रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।